नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मऊ में घोसी विधानसभा सीट के लिए मतदान हो चुका है और अब प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो मत पेटियों में बंद हो गई है। अब 8 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि यूपी में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने का दारा सिंह चौहान ने 1 साल बाद ही सपा और विधानसभा से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था और फिर बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर आज ये बाय इलेक्शन हुआ है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर घोसी उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर यह देखा जा रहा है। और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि दिनेश शर्मा के खिलाफ विपक्ष ने कोई भी कैंडिडेट्स नहीं उतारा है और ऐसे में दिनेश शर्मा का निर्विरोध चुना जाना यह तय है। पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी दायित्व पार्टी मुझे देती है, मैं वार्ड के अध्यक्ष से अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया राजनीति की। पूज्य अटल जी और श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का सानिध्य मेरे पिताजी को था। उस परिवेश में मेरा पालन हुआ है। कण कण में संघ है, कण कण में भाजपा है, कण कण में भाजपा का कार्यकर्ता है। इसलिए मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुका हूं और मैंने प्रदेश स्तर पर काम किया, वार्ड स्तर पर, अभी तो बूथ स्तर पर भी काम कर रहा था। कार्यकर्ता के लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होता है और जो निर्देश करेंगे उसके अनुसार कार्य करेंगे। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह आज वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडिया अलायंस पर भारत माता की जय को लेकर जमकर निशाना साधा है। रोहित कुमार ने कहा कि भारत माता की जय से घमंडिया गठबंधन के नेताओं को पेट में उनके दर्द हो रहा है और राष्ट्रपति के G20 संबोधित भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को इससे दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब भी भारत माता के वैभव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष घबराने लगता है। विपक्ष में बैठे तमाम नेता भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरोधी है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत को मेजबानी मिलना देशवासियों के लिए गर्व की बात है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में भारत नाम पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई जा रही है, जो कि घृणित मानसिकता का परिचय है। और जबकि आज पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। इस समिट में पूरी दुनिया के लोग भारत माता की भूमि पर आ रहे हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा G20 से संबंधित भोज में जो निमंत्रण दिया गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का उल्लेख किया गया है। इससे कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष में बैठे तमाम घमंडिया लोगों को पेट में दर्द हो गया है। भारत, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, यह हमारे देश का नाम है। और क्या कारण है कि आज कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को भारत के नाम पर आपत्ति हो रही है? क्यों विपत्ति हो रही है? परिवार बचाने वाले लोगों को पेट में दर्द हो गया है। जब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी देश के वैभव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब तब ये घमंडिया लोग देश के वैभव को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, बाधा बनाने का प्रयास करते हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में देश की जनता घमंडिया लोगों के घमंड को तोड़ देगी। और वहीं कानपुर देहात के बिखरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात हुई उस घटना को शायद ही कोई भूल पाए, जहां गैंगस्टर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर यह हमला हुआ था, जिसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की इसमें मौत हुई थी और इस घटना को 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। वहीं अब इस मामले में गैंगस्टर्स कोर्ट का बड़ा फैसला भी आ गया। अदालत ने गैंगस्टर्स मामले में 30 आरोपियों में से 7 को दोषमुक्त कर दिया है। 23 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिन्हें 10-10 साल के कारावास की सजा है और साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना यह लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में फैसला आने से पहले ही कोर्ट परिसर और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। मेरी तरफ से पैरवी की गई थी। मैं विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया गैंगस्टर एक्ट में हूँ। आज माननीय न्यायालय डीजे पंचम कानपुर देहात ने 23 व्यक्तियों को, 23 अभियुक्त गणों को 10-10 वर्ष का कारावास, आश्रम कारावास एवं 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है और 7 अभियुक्त बरी किए गए हैं। इनके बारे में हम लोग जजमेंट की कॉपी प्राप्त कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद
माननीय उच्च न्यायालय का रुख करेंगे, क्या कमी रह गई, क्यों छूट गए। विक्रू कांड से संबंधित अभियुक्त गणों पर जो गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, उस मामले में आज जिसमें 30 अभियुक्त थे, उसमें आज निर्णय न्यायालय का आया, जिसमें से 23 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है और सभी को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया है। 7 लोगों को दोष मुक्त किया गया। विक्रू मामले में कुल 30 आरोपी थे, जो कि मुख्य मामले से संबंधित ये मामला था, और इसमें से सुनवाई होकर के जो है आज इसमें फैसला आया, जिसमें 7 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया और 23 आरोपी जो थे उनको अधिकतम 10 वर्ष की कारावास और 50,000 जुर्माने से दंडित किया गया। किन लोगों को बरी किया गया? जो बरी किया गया उसमें प्रशांत उर्फ डब्बू, राजेंद्र मिश्रा, गुड्डन त्रिवेदी, सुशील तिवारी, संजय उर्फ संजू और बाल गोविंद, कुल 7 आरोपी बरी किए गए। 2 तथा 3 जुलाई 2020 की रात्रि में कानपुर नगर के चौबेपुर थाना अंतर्गत बिकरू गांव में एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के 8 बहादुर सिपाही और अधिकारी शहीद हुए थे तथा अन्य 6 घायल हुए थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था तथा इसमें कुल 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तथा 7 व्यक्तियों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। और वहीं नक्सली फंडिंग को लेकर एनआईए की टीम ने प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत एनआईए ने प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, देवरिया समेत 8 जगहों पर यह छापा मारा है। और ऐसी जानकारी इसमें सामने आई कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियों से संबंधित जुड़े एक मामले में आगे की तफ्तीश के लिए जांच एजेंसियां यह कार्रवाई कर रही हैं। प्रयागराज में एनआईए की टीम ने पीयूसीएल अध्यक्ष सीमा आजाद के आवास पर छापा मारा और उसको लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आप देखिए। जहां यूपी की एनआईए की टीम ने करीब 8 जिलों में आज छापेमारी करी है और नक्सलाइज फंडिंग को लेकर ये चर्चा थी। और ऐसे में प्रयागराज में भी सीमा आज़ाद के घर पर सुबह से एनआईए 5 बजे से डेरा डाले थी और यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हमारे साथ सीमा आज़ाद है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से उनसे पूछताछ की गई और एनआईए की टीम ने किस तरह से आपके घर आई थी और किस तरह से एनआईए की टीम ने आप लोग से पूछताछ करी, क्या क्या लेके गई? देखिए, हम लोग सुबह सो ही रहे थे अभी 5:30 बजे, और तभी दरवाज़ा खटका और सबके सब अंदर आ गए कि सर्च वारंट दिखाया उन्होंने। और उसके बाद घर पे आके और तलाशी शुरू कर दी मतलब किताबें हैं हमारे घर पे, तो किताबों को एक किताबों को खोल के पढ़ना और देखना। और जिन किताबों पे जो किताबें माइनॉरिटीज़ इशू से जुड़ी हुई किताबें थी, या फिर जो बहुत सारी ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जैसे बाटला हाउस इनकाउंटर पे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, सीएनआरसी प्रोटेस्ट पे बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, पर्चे थे, वो सारे वो साइड में रखते चले गए। कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी, मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का इतिहास, अब वो उसको भी जो है, हाँ 1857 में आज़ादी की लड़ाई में लियाकत अली, वो जो है उन्होंने साइड में रख दिया कि ये हम लेके जाएंगे। इस तरह की जितनी चीज़ें, मतलब इससे उनका दिमाग भी समझ में आता है कि वो कैसी चीज़ों को ख़तरनाक चीज़ मानते हैं। तो ये सारी चीज़ वो साइड में रखते चले गए, लेकिन हमें कुछ नहीं बता रहे थे कि क्या है। हम लोग कई बार हम लोगों ने पूछा, लेकिन दोपहर के बाद जब वो सीज़र शुरू हुआ, सबको सील करना शुरू किया, तब उस पैकेट पे जो लिख रहे थे उसमें हमने देखा कि केस पहले से दर्ज है। मतलब केस यूएपीए के तहत 120B, 121A, इस तरह के खतरनाक केस जिसमें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है, वो सारे केस पहले से, मतलब स्टोरी पहले से बनाई हुई है। उसके हिसाब से वो यहाँ पे आके मटेरियल लेके गए हैं। अब हमारा फ़ोन लेके गए हैं दोनों,
अब हमारा लैपटॉप लेके गए हैं, 2 पेन ड्राइव लेके गए हैं, कुछ सीडीज लेके गए हैं, फिल्मों की कुछ सीडीज थी कुछ। अब उसमें वो क्या करेंगे हमें नहीं पता है। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि वो केस पहले से बनाए थे और उस सबूत को क्रिएट करके उसको मजबूती देना चाह रहे हैं वो। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि चुनाव आने वाला है और सरकार को अब चाहिए कि जो है वो दिखा सके कि हमने जो देखो कैसे माओइज्म को ख़त्म कर दिया, कैसे जो है नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया, कैसे आतंकवाद को ख़त्म कर दिया। इसके लिए उनको कुछ सोशल एक्टिविस्ट पे निशाना साधना है। बुक्स भी आपने प्रिंट कराई है हाल में, उसको भी ले गए हैं वो क्या? हाँ, मैं दस्तक नाम की एक पत्रिका की संपादक हूँ और जो लेटेस्ट इशू है उसका वो राजनीतिक बंदियों पे केंद्रित है। 13 सितंबर को क्योंकि राजनीतिक बंदी दिवस होता है इसलिए उस पर फोकस्ड किताब है और उसकी प्रतियां भी लेके गए हैं और दस्तक की और भी प्रतियां लेके गए पर उसको भी लेके गए हैं। आपके पति और आपको नोटिस भी दिया गया, क्या दिया गया है? हाँ, नोटिस में और कुछ नहीं लिखा है कि किस लिए पूछताछ, कैसी पूछताछ करनी है, ये सब भी कुछ नहीं लिखा है। ये है भी हमारे पास और इसमें बस ये लिखा है कि 14 तारीख को सुबह 10 बजे आपको NIA ऑफिस में आके प्रस्तुत होना है। मुझे आपका कहना था कि अधिकारी जो आए थे जांच के लिए वो आपसे क्या कह रहे थे, क्या मांग रहे थे? उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। कई बार आपका कहना था डर धमकी दे रहे थे? हाँ, पूछताछ के लिए जाते जाते वो कि हमारा ये रूप वहाँ नहीं होगा पूछताछ के लिए, तो ये भी बोल के गए हैं। यहाँ हम लोग ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हम्बल रहे, वहाँ पे हमारा ये रूप नहीं होगा, ये भी बोल के गए हैं। क्या देखती हैं इस पूरी कार्रवाई, किस तरह से देखती हैं? ये पूरी कार्रवाई फैब्रिकेटेड, प्रायोजित है और उसमें वो अब टुकड़े जो है मतलब एक पहले से उन्होंने आउटलाइन बना लिया है कि ये हमें करना है। अब उसमें मोहरे सजाए जा रहे हैं और हमें भी मोहरा बनाया गया है और ये कार्रवाई उसी का एक चरण है। तो जहां यूपी में करीब 8 जिलों में जहां रेड हुई है और जहां लोगों से साक्ष्य इकट्ठे करे हैं NIA ने, तो ऐसे में सीमा आज़ाद का कहना है कि जिस तरह से पहले जो षड्यंत्र के तहत केस था और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऐसे आरोप हैं। अब देखना होगा आगे इसमें किस तरह की प्रक्रिया सामने आती है और किस तरह से जांच में आगे तथ्य सामने आते हैं, तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर गुस्से को जाहिर किया और साथ ही कई जगहों पर पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिसर में, कचहरी परिसर, DM कार्यालय समेत अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन ये हुआ है। जमकर नारेबाजी हुई और घटना में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग ये की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जंक्शन के पास पटरी से उतरी है मालगाड़ी और माल गोदाम साइडिंग पर यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी ये बताई जा रही है हादसे का कारण कई ट्रेन प्रभावित इससे हुई है। सफदरगंज, ये तस्वीरें आप देखिए, रात का समय है, मालगाड़ी ये बताई जा रही है और इस घटना के बाद से जो तमाम और ट्रेनें हैं जो ट्रैक पर चलती हैं उस पर भी असर पड़ा है, उनको भी रोका गया है, उनके भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। माल गोदाम साइडिंग पर यह हादसा हुआ, तस्वीरें आपके सामने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।